दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रीडर्स के हिंदी क्लासेस में। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। जो पार्ट 1 है उसमें वर्णमाला का काफ़ी भाग हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा वीडियो होने की वजह से हमने पार्ट 2 बनाया है। जो वहाँ पर रह गया था वो आज कंप्लीट कर लेंगे, जो पार्ट 1 में रह गया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप पहले पार्ट 1 देख लें, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर हो जाएंगे, पूरा वर्णमाला चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। स्वर और व्यंजन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कुल वर्णों की संख्या से। कुल वर्णों की संख्या कई बार पूछी गई है, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। तो देखते हैं शुरू से। सबसे पहले देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। उच्चारण के आधार पर अलग होती है और लेखन के आधार पर अलग होती है। उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो है 10। जो मूल स्वर हैं यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे स्वर हैं जो वो उच्चारण के तौर पर 10 गिने जाते हैं। री, अंग, अह ये तीनों नहीं जोड़े जाते हैं। क्यों नहीं जोड़े जाते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण हम व्यंजनों की सहायता से कर सकते हैं, इसलिए उच्चारण के आधार पर इनको नहीं जोड़ा जाता है। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी उच्चारण के आधार पर? 10। और व्यंजनों की संख्या जो है वो होती है 35। 35 होती है, 35 होती है व्यंजनों की संख्या। यानी कि 25 व्यंजन तो ये हो गए, 25 + 2 27 हो गए। द्विगुण व्यंजन को जोड़ करके 27 हो गए। यर, लव, स, ह 8 ये व्यंजन हो गए। तो 27 और 8 35। टोटल व्यंजन होते हैं 35, यानी 33 + 2 लिखते हैं इनको, 35 व्यंजन हो गए। द्विगुण व्यंजन को अलग लिखते हैं, तो 35 व्यंजन ये हो गए। तो टोटल अपने वर्णों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या 10, व्यंजनों की संख्या 35, कुल वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर 45। ये कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं लेखन के आधार पर कितनी संख्या होती है। तो लेखन के आधार पर हम री, अंग, अह इनको भी जोड़ेंगे, यानी कि जो स्वरों की संख्या है वो हो जाएगी 11। 2 अयोगवाह हो जाएंगे यानी कि 13। ठीक है। और व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? फिर इसमें स्र, छ, त्र, ज्ञ 4 और ऐड हो जाएंगे, यानी 33 + 2 + 4 कितने हो जाएंगे? 39। 39 व्यंजन हो जाएंगे और 13 स्वर हो जाएंगे। 13 स्वर में 2 अयोगवाह भी ऐड कर दिए हमने पहले ही। तो 13 + 39 कितने हो जाएंगे? 52। यानी कुल वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर होती है 52। हमने 52 हमेशा से पढ़े हैं, बचपन से भी पढ़े हैं 52। तो लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। ठीक है। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10, व्यंजन की संख्या होती है 35, तो वो कुल हो जाते हैं 45। ये आपका संख्या क्लियर हो गई। संख्या के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल संख्या या ये संख्या वो संख्या, वो आपको पूरा क्लियर है, इससे आउट कुछ नहीं जाएगा, इतना आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो है आगत ग्रहित व्यंजन। आगत ग्रहित स्वर हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। आगत या ग्रहित व्यंजन यानी कि जो दूसरी भाषाओं से आए हुए व्यंजन है, दूसरे देशों से आए हुए व्यंजन है, या फिर ग्रहण किए हुए व्यंजन हैं जो हिंदी में पहले नहीं मिलते थे, वो होते हैं आगत या ग्रहित व्यंजन। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं पहले ये लिख लेते हैं हम, और उनको कैसे लिखा जाता है अब ये देखते हैं। सबसे पहला है क। इसको ऐसे, ये क तो हमारे पास था पहले से, तो हमारे पास क्या नहीं था? ये वाला क नहीं था, ये डॉट ये लगा दिया हमने, ये वाला क हमारे पास नहीं था। इसको उच्चारण कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। पहले सारे व्यंजन लिख लूँ मैं, तो ये ख। ठीक है। ये डॉट लगा देते हैं जो हमने ग्रहण किए हैं उन व्यंजनों में। ग, ज और फ, ये 5 जो व्यंजन हैं वो हमने ग्रहण किए हैं। तो ये कहाँ से ग्रहण किए हैं हमने? ये किए हैं अरबी फारसी भाषाओं से, वहाँ से हमने ग्रहण किए हैं। इनका उच्चारण कैसे होता है? तो जो क है, क तो हमारे पास था क, लेकिन ये जो क है वो है क, यानी कि क थोड़ा स्पर्शी है। ये स्पर्शी यानी कि जीभ जो है, आपकी जीभ टकराएगी नहीं, थोड़ा स्पर्श करेगी। ख ख। इसको जो मौलाना होते हैं, जो उर्दू के ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो एकदम सही उच्चारण कर सकते हैं इसका।
आप हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने कभी उच्चारण किया नहीं है, सीखा नहीं है। तो जो अरबी फारसी के लोग हैं वो इसका एकदम एग्जैक्टली उच्चारण कर लेते हैं। वो बोलते हैं इसको क। क अपन बोलते हैं क, वो बोलते हैं ख। ख ख यानी कि स्पर्शी। तो ये कौन सा हो गया? स्पर्शी हो गया। ठीक है, इसमें एकदम टकराना नहीं है जीभ को, क की तरह टकराना नहीं है, थोड़ा सा स्पर्श कराना है, ख। ठीक है, और ये जो बोले जाने वाला स्थान है इसका वो है कंठ प्लस जिह्वा मूल। जिह्वा मूल यानी कि जो हमारा हिंदी का जो क था वो सिर्फ कंठ था, कंठ वर्ग में आता था। लेकिन ये जो है वो कंठ प्लस जिह्वा मूल है, यानी कि जीभ के जो अंदर का हिस्सा है वो स्पर्श करता है, ख। उसी प्रकार से ये ख है, ख हम बोलते हैं ख, खरगोश। लेकिन वो लोग बोलते हैं, यानी जो अरबी फारसी के लोग हैं जो, वो बोलते हैं ख। ख आपने मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान, शाहरुख खान की। उसमें उससे कोई खान कहता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, खान। वो खुद कहता था कि मेरा नाम माय नेम इज़ खान, खान। यानी कि ये जो ख है वो अरबी फारसी वाला ख है, इसको थोड़ा सा संघर्षी बनाना पड़ता है, ऊष्म संघर्षी। ये जो ख है वो है ऊष्म संघर्षी। इसमें ये कंठ नहीं है, एकदम ख नहीं है, ख नहीं है, ख। हमारा जो ख है वो ख है, ख एकदम टकराव के साथ में है। लेकिन इसका अरबी फारसी का जो ख है वो स्पर्श संघर्षी है, ऊष्म संघर्षी, सॉरी ऊष्म संघर्षी है, ख। माय नेम इज़ खान। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जो है ये भी कंठ प्लस जिह्वा मूल है। इसी प्रकार से ग है, हमारा ग होता है, इनका ग होता है, ग। ठीक है, तो ये भी ऊष्म संघर्षी हो जाएगा और कंठ प्लस जिह्वा मूल हो जाएगा ये। ठीक है, ये सेम है। इसके बाद आता है ज। हमारा ज होता है ज, इनका होता है ज। ज ज हमारी वर्णमाला में नहीं था, हमारे उच्चारण में ही नहीं था। ज हमारे यहाँ ज बोलते थे, जहाज बोलते थे, इनके यहाँ बोलते हैं जहाँ पनाह। ठीक है, तो इनके यहाँ ज होता था अरबी फारसी में, तो ये ज वहाँ से लिया गया है। ये भी ऊष्म संघर्षी है। ठीक है, ऊष्म संघर्षी है ये। लेकिन इसके बोलने का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ जिह्वामूल नहीं है, तालव्य नहीं है, ज। अब देखिए, न मूर्धा है, न तालव्य है, न कुछ है, तो इसको नया नाम दिया गया वत्स्रेय। इसको बोला गया वत्स्रेय। वत्स्रेय यानी कि व आधा त आधा स आधा र, फिर यह है वत्स्रेय। ठीक है, इसको आप याद रखना। ज को ये न तालव्य है, न मूर्धा है, न दंत है, न ओष्ठ है, कुछ नहीं है, अलग ही है ज। तो इसको वर्ष्य बोला गया, वर्ष्य। ठीक है, इसके बाद आता है फ। हमारे यहाँ था फ। फ हमारा आता है ओष्ठ वर्ग में, प फ ब भ म, यानी कि ऊपर के होठ और नीचे के होठों से बोले जाने वाला वर्ण फ। लेकिन ये है तो ये ऊष्म संघर्षी ही, लेकिन इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। यानी कि जैसे हमारा व बोला जाता है, ऊपर के दांत, जो ऊपर के दांत होते हैं और नीचे का होठ। ठीक है, ऊपर के होठ होते हैं, नीचे के होठ होते हैं, ऊपर के दांत, नीचे के दांत। तो ऊपर के दांत और नीचे के होठ से बन के मिलता है फ। अब बोल के देखिए, फ। जैसे कि हम व बोलते हैं, व हमारा दंतोष्ठ है, व। ठीक है, उसी तरीके से फ, इनका फ वो दंतोष्ठ है, दंत ओष्ठ। ठीक है, ये फ ओष्ठ नहीं है, दंत ओष्ठ है, यानी ऊपर के दांत और नीचे का ओष्ठ। तो ये आपको आगत और गृहीत व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं, इनसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कंप्लीट हैं, 5 व्यंजन हैं। ठीक है, इनमें डॉट लगा हुआ होता है, लिखने में इनमें डॉट लगा देते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सघोष और अघोष। सघोष और अघोष वैसे अगर हम देखें तो हमारे जो याद करने यानी रटने के हिसाब से अगर देखें तो हमारे जो पहले 2 अक्षर होते हैं क और ख, ठीक है, च और छ, त
थ। इसी प्रकार से जो पहले 2 अक्षर होते हैं, पहला और दूसरा, ये होते हैं अघोष, और बाकी के जो 3 होते हैं ग, घ, अय, ठीक है, ज, झ, य। इसी प्रकार से ये जो होते हैं, तो ये इसमें ये जो आगे के 2 वर्ड होते हैं ये होते हैं अघोष, और पीछे के जो 3 वर्ड होते हैं ये होते हैं सघोष। कैसे होते हैं इनकी परिभाषा देख लेते हैं। सघोष बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं इनको। परिभाषा क्या है? जो हमारा मुख होता है, ये मैंने मुख बताया था, यूं करके यूं, ये तालव्य होता है, ये मूर्धा होता है, ठीक है, ये हमारी जीभ होती है, और ये हमारा गला होता है, गला। तो जो गला है, यहाँ पर जो कंठ है, वहाँ पर होती हैं हमारी स्वर तंत्रियाँ। तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो जो कंपन होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है उनको बोलते हैं सघोष, घोष, और जिनमें कंपन नहीं होता है, यहाँ पर कंपन नहीं होता है, उनको बोलते हैं अघोष। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। कंपन होता है तो सघोष, नहीं होता है तो अघोष। इनका आप एग्जैक्टली जब उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे क, ख, इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोलेंगे ग, घ, अया, तो गले में कंपन सा हुआ, बिल्कुल मामूली सा कंपन होगा, इतना नहीं कि आपको कप कपी आने लगे, बिल्कुल मामूली सा कंपन होता है। च, छ, इसमें कोई कंपन नहीं हुआ, लेकिन ज, झ, य, इनमें स्वर तंत्रियों में यानी गले में कंपन होता है। तो जिनमें कंपन होता है वो सघोष, और जिनमें कंपन नहीं होता है वो अघोष। ये आपको याद भी हो गया होगा, समझ में अभी आ गया होगा, और रटना है तो रट लो। पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण, तो ये क्या होते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जो सांस लेते हैं हम, हवा। ठीक है, प्राण। अब जिस वर्ण को बोलने में ज़्यादा वायु प्रयुक्त हो वो महाप्राण, जिस वर्ण में कम वायु प्रयुक्त हो वो अल्प प्राण। इतना तो आपको पता ही है। इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का तरीका ये है कि जो हमारे बचपन में बुजुर्ग टीचर हुआ करते थे, जो हमें हिंदी पढ़ाते थे, वो किस तरीके से पढ़ाते थे? तो वो पढ़ाते थे, हमें एक लय में पढ़ाते थे। वो लय क्या थी? वो पढ़ाते थे क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य। इस तरीके से पढ़ाते थे वो। यानी कि क को बोलते थे कम टाइम और ख बोलते थे ज़्यादा टाइम। क, ख, ग, घ, य। ठीक है, इसी प्रकार से वो बोलते थे च, छ, ज, झ, य। तो आपको समझ में आ गया होगा, क, ग, य, च, छ, य। इनमें कम वायु का इस्तेमाल किया है, कम वायु निकली है, और ख, घ, छ, झ इनमें ज़्यादा वायु प्रयुक्त हुई है। तो इस हिसाब से ये हो गए अल्प प्राण और ये हो गए महाप्राण। ठीक है, याद करने का दूसरा तरीका क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण की आपको डेफिनेशन भी याद हो गई। वायु के हिसाब से इनको देखते हैं। क, ख, ग, घ, य। मुंह से कम वायु निकल रही है वो अल्प प्राण, जिनमें ज़्यादा वायु निकल रही है वो महाप्राण। ये क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है शब्दकोश। शब्दकोश में किस तरीके से हमें वर्ण देखना होता है, कौन सा वर्ण किस भाग में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पहले कौन सा वर्ण मिलेगा, बाद में कौन सा वर्ण मिलेगा, ये हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्रम में लगाने के लिए अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से बोल देगा कि शब्दकोश के क्रम में लगाइए। तो ये इस तरीके से आप हम 2-3 एग्जाम्पल के सहायता से, 2 एग्जाम्पल के हिसाब से हम देख लेंगे। पहला जो एग्जाम्पल लिया है हमने वो थोड़ा सा हिस्ट्री से ले लिया है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था नाम कहाँ से ढूंढूं,
तो हिस्ट्री में मुझे जो नाम मिल गए वो मैंने ले लिए। तो हम देखते हैं शब्दकोश में पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। तो शब्दकोश में आता है क्रमानुसार, यानी कि जो वर्ण हमें पहले मिलते हैं वो उनको पहले रखा गया है शब्दकोश में, और जो वर्ण बाद में मिलते हैं उनसे बने हुए शब्द बाद में रखे गए हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहले अ, सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा आता है, अ आता है, तो सबसे पहले आएगा ये शब्दकोश में। दूसरे पे फिर देखते हैं उदयन यानी कि उ, ये दूसरे नंबर पे आएगा हमारे शब्दकोश में। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे ब आता है या फिर ज, तो ज आता है तीसरे नंबर पे, हमें ये मिलेगा शब्दकोश में। चौथे नंबर पे ब आएगा जो कि प वर्ग में आता है, इसलिए चौथे नंबर पे आएगा ये। तो ये होते हैं हमारे शब्दकोश के हिसाब से, आपको समझ में आ गया होगा। शब्दकोश के हिसाब से ये क्रम रहता है, सबसे पहले अजातशत्रु क्योंकि अ से स्टार्ट हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे उदयन यानी उ से स्टार्ट हुआ है, तीसरे नंबर पे जरासंध यानी ज से स्टार्ट हुआ है, और बिंबिसार चौथे नंबर पे आएगा जो कि ब से स्टार्ट हुआ है। तो ये वर्णमाला में जिस क्रम से वर्ण दिए हुए हैं उसी क्रम से शब्द भी आपको उस क्रम से छांटना है। दूसरा जो है ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हम देखते हैं कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो इन पहले पहले अक्षरों के हिसाब से देखेंगे, पहला अक्षर कौन है, क, तो सबसे पहले हमारा ये आएगा। उसके बाद क के बाद आता है ख, उसके बाद आता है श, और श के बाद आता है छ वर्णमाला में। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो छ है ये एक संयुक्त अक्षर है, ये आधा क और स से मिलकर बना है, यानी स्टार्टिंग तो इसकी भी क से हुई है, और क आता है ख से पहले। तो जो छ है ये हमें क वाले भाग में ही मिलेगा, लेकिन कमल के बाद में मिलेगा, क्योंकि क के बाद स आ रहा है, षटकोण वाला स आ रहा है, इसलिए क के भाग में ही हमें क्षत्रिय मिलेगा। जिस भाग में क के शब्द दिए हुए हैं सारे, क से मिलकर के जो शब्द क से शुरुआत होकर के जो शब्द दिए हुए हैं उसी भाग में हमें अंत में छ मिलेगा, ये क्षत्रिय वाला छ मिलेगा। तो दूसरे नंबर पे हमें जो इसमें जो क्रम देना है उसमें दूसरे नंबर पे हमें इसको देना पड़ेगा, ये है दूसरा। इसके बाद हम खरगोश को देंगे ख, ये तीसरा हो जाएगा, और शीटी वाला स ये फिर लास्ट में आएगा सबसे अंत में चौथे नंबर पे। ये जो क्रम रहता है वो रहता है, क्योंकि छ जो है वो क वाले भाग में मिलेगा। इसी प्रकार हम तीसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा तीसरा हो गया। ये तीसरा जो उदाहरण हमने लिया है इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो इसमें सबसे पहले जो सबसे अंतिम अक्षर है ज्ञानी, ये आएगा। अब आप कहोगे कि ज्ञ तो सबसे अंत में आता है वर्णमाला में, अंत में आता है, लेकिन ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर किससे मिलकर के बना है, ज और य, इससे मिलकर के बना है। अब हमें जस के हिसाब से अंदाजा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी जो शब्द है वो शब्दकोश में ज वाले भाग में मिलेगा। जहाँ पर ज से शुरू होने वाले शब्द लिखे हुए हैं उसमें अंत में हमें ज्ञानी मिलेगा। तो सब इनमें चारों ऑप्शन में ज से पहले कोई वर्ण नहीं है, यानी कि श श श ये सब ज के बाद आते हैं, तो इसमें पहला नंबर मिल जाएगा इसको। यानी कि वर्णमाला में ढूंढेंगे तो सबसे पहले हमें ज्ञानी मिलेगा, ये ज वाले भाग में हमें मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो शब्द होगा वो होगा श्याम, क्योंकि ये स है ये स है, इन दोनों में सबसे पहले सीटी वाला स आता है, तो सबसे दूसरा शब्द कौन सा हो जाएगा, ये। ज्ञानी के बाद श्याम मिलेगा हमें वर्ण शब्दकोश में। अब श के बाद आता है ये वाला स, और ये वाला स सबसे लास्ट में आता है, लेकिन ये जो स्र है ये संयुक्ताक्षर है। ये किससे मिलकर के बना है, सीटी वाला स ये प्लस र, ये संयुक्ताक्षर है, तो स्र। अब ये स और ये स एक ही हो गया, यानी कि ये जो सीटी वाला स है उसके भाग जो होंगे, उसके जो शब्द होंगे उसी भाग में हमें श्याम मिलेगा, उसी में श्रवण मिलेगा। तो श्रवण कौन से स्थान पर मिलेगा, हमें तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर हमें मिलेगा सुंदर। ये सबसे अंत में मिलेगा सुंदर, क्योंकि ये वर्णमाला में सबसे बाद में आएगा। वर्णमाला में इस प्रकार से हमको करना है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला इस चैप्टर से। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम
20 या 30 एग्जाम्पल लेके आएंगे और उन एग्जाम्पल से आप पूरा क्लियर कर लोगे, आपको पूरा क्लियर कर देंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। आप वो 20-30 एग्जाम्पल लगा लीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो से, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत इस चैप्टर से नहीं रह जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।